ये आज सीधा क्लास चालू कर देंगे, टाइम ज़्यादा जाता है। कल हमारे पैरामीटर्स तय हो गए थे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा फोर्स, यूनिट न्यूटन। नहीं निकालते था तो mg लगाओ या फिर ma लगाओ। ये प्रैक्टिस इसलिए बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन पूछते हैं इजी वाले, ज़्यादा डीप में नहीं पूछा गया। अच्छा इजी नहीं है तो ma के लिए पहले तो kg, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mlt में mLT 1 ये था हमारा पहला इक्वेशन फोर्स के लिए। इसके बाद पहले वेलोसिटी के और स्पीड का तो पता ही है, बाकी के दो पता है ना इजी वाले। डिस्टेंस के लिए मीटर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। उसके बाद फोर्स है, फोर्स से ही हमें मिलता है वर्क या फिर इसे कहते हैं हम लोग एनर्जी, ठीक है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है। लास्ट चैप्टर ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, फोर्स का तो ये पता चल गया आपको kg मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे m/t। m का 1 दो है, मीटर लेंथ मीटर में यूज करते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग जूल। इसी को कहते हैं हम लोग जूल। तो ये एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है। किसी चीज को ढकलने के लिए अगर भारी चीज होंगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और छोटी चीज होगी तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। भारी चीज को ज्यादा टाइम लगेगा कम, और भारी चीज को एनर्जी भी ज्यादा ही लगेगी, भारी चीज को एनर्जी भी ज्यादा ही लगेगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इजी है कंसेप्ट। वर्क और एनर्जी एक ही होती है। एक एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। किसी वस्तु को कार्य करने के लिए लगने वाली क्षमता, किसी वस्तु को कार्य करने के लिए लगने वाली क्षमता, किसी वस्तु को कार्य करने के लिए लगने वाली क्षमता, किसी वस्तु को कार्य करने के लिए लगने वाली क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। यूनिट तो जूल पता चल गया, बता दो। कैपेसिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इतना ही, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जूल रिप्रेजेंटेशन, अभी इसमें भी ज्यादातर हमारे यहाँ पे किलो में मेजर की जाती है। तो 1 किलो जूल, 1 किलो जूल एनर्जी कितनी होगी? किलो का यूनिट क्या होता है? 10 पावर, किलो क्या होता है? 1 किलो ऐसे कितना ग्राम होता है? बस उतना ही याद रखना, किलो, ठीक है। इसको बस ठीक, 1 किलो जूल इज इक्वल टू, समझ में आ गया? कैपेसिटी टू वर्क। अभी इसमें किसको क्या डिफाइन करती है ये बता। किसको कुछ नहीं समझाऊंगा, ऐसा कोई है? इजी है। इसमें वर्क और एनर्जी इक्वल है, ये एक पैरामीटर रहता है इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ उसका डायमेंशन इनमें पूछता है।
बाकी ये तो नहीं पूछेगा आपको किलो और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे अभी एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स, एनर्जी यानी ऊर्जा, एनर्जी यानी क्या होता है ऊर्जा। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी, पंखा घूम रहा है, हर एक चीज में तो पंखा घूम रहा है, कौन से एनर्जी से घूमेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी से घूमेगा। इलेक्ट्रिक पावर जब तक चालू नहीं करते, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिक पावर चालू नहीं करते तब तक घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो एनर्जी को भी दो इसमें क्लासिफाई किया गया है, हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। कम क्षमता और ज्यादा क्षमता। कम क्षमता की एनर्जी और ज्यादा क्षमता की एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। तो ये हाई ग्रेड और लो ग्रेड कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन, सभी के पास है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हाई ग्रेड किसके इसमें आता है और लो ग्रेड किस में आता है। हाई ग्रेड किस में आता है और लो ग्रेड किस में आता है। तो सबसे पहले हमने लिया एक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को क्या करते हैं हम लोग, डेली चार्ज करते हैं। कब तक चार्ज करते हो, बैटरी 100% आने तक। बैटरी कहाँ तक आती हो, 100%। भी बैटरी हमने सुबह 100% चार्ज की, तो जब तक वो 0 पे नहीं जाती, 1 पे क्लोज नहीं होता आपका फोन, कब, जब वो 0 पे नहीं जाती, 0% पे, तब तक वो स्विच ऑफ नहीं होता है क्या, ठीक है। यानी उसका यूटिलाइजेशन कितना है, 100 से लेकर 0 तक, यानी पूरा 100% वो यूज हो रहा है, कुछ कम हो रहा है क्या, 100% यूज हो रहा है। और किससे बना है वो, किससे चार्ज किया, चार्जर से। चार्जर को कौन सी एनर्जी मिली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, हमेशा इलेक्ट्रिकल और विद्युत इलेक्ट्रिकल और विद्युत एनर्जी क्या है, हमेशा हाई ग्रेड एनर्जी है। समझ में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं लो ग्रेड का एक एग्जाम्पल, ये भी इसमें भी थोड़ा सा एक दो है, इसका कंप्लीट कर देंगे। हाई ग्रेड का पहले हाई ग्रेड का कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद वर्क भी हाई ग्रेड एनर्जी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमने जितना खाना खाया, ठीक है, जितना खाना खाया, हमें हार्ड वर्क करना है, ज्यादा खाना खाएंगे और ज्यादा एनर्जी बनाएंगे। जितनी एनर्जी हमारे बॉडी में, उतना ही वर्क कर पाएंगे। जितनी एनर्जी हमारे बॉडी में है उतना ही वर्क कर पाएंगे, उससे ज्यादा कर पाएंगे क्या, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना लगा सकते हैं हम लोग एफर्ट हमारे वर्क का, वो आता है हाई ग्रेड एनर्जी में। तो वर्क भी हाई ग्रेड एनर्जी भी, ठीक है। नहीं समझ में आया, अरे गाड़ी में पेट्रोल भरो, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल भरो, केमिकल एनर्जी, ठीक, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। गाड़ी में पेट्रोल भरा, कितने का भरा, 100 रुपए का। तो 100 रुपए के हिसाब से वो जब तक 100 का खत्म नहीं होता तब तक ही चलेगी, ठीक है। इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं, ये बता दूंगा, ये हाई ग्रेड में नहीं आता, लिखना मत। इसमें दो पैरामीटर्स है, 100 का है, 100 तक ही चलेगा। बट इसके साथ साथ हमारी गाड़ी से क्या निकलता है, धुआं भी निकलता है, ठीक है, इंजन भी गर्म होता है, तो इसमें कन्वर्शन भी है, ठीक है। तो ये इधर ना मोड़ते हुए हम लोग इसको मोड़ते हैं लो ग्रेड केमिकल। तो सिंपल याद रखना, इलेक्ट्रिकल और वर्क ये हाई ग्रेड एनर्जी के लक्षण है। नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ, जितना खाएंगे उतना ही वर्क कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बट केमिकल एनर्जी में क्या होता है, हमने पेट्रोल भर दिया, तो
तो पेट्रोल भरा, तो 100 रुपये में 100 किलोमीटर जाती है, 100 रुपये में 100 किलोमीटर जाती है। पर उसके साथ साथ हमारा इंजन भी गर्म होता है, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होती है, धुआं निकलता है, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो पूरा 100 रुपये में 100 किलोमीटर में जाते हुए तो क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर ही जाएगी। तो लॉस हुआ यहाँ पे 20 किलोमीटर का। समझ में आ रहा है कहना क्या चाहता हूं? ठीक है, तो लॉस हुआ 20 किलोमीटर का, तो इसलिए वजह से क्या हुआ, ये लो ग्रेड में आ गई। उसके साथ साथ कोयला, हमारा पावर प्लांट में कोयला जलाते हैं, तो कोयला बहुत जल्दी जल जाता है। ठीक है, जलने के बाद बहुत सारा एशेस भी दिखते हैं। यहाँ से खड़े हो जाओ तो आपको पावर प्लांट की एशेस दिखती है, यानी कोयले के कुछ पार्ट एशेस में चला गया। ठीक है, कोयले का कुछ पार्ट एशेस में चला गया। उसके साथ साथ कुछ जो चेम्बर है वो गर्म होने में लग गया, कुछ टरबाइन को स्ट्राइक करने में लग गया, यानी एनर्जी उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये भी कोल जो केमिकल ही है, कोल की भी एनर्जी क्या होती है, लो ग्रेड एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क यही सिर्फ हाई ग्रेड एनर्जी, बाकी सभी एनर्जी किसमें आती है, लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ ये मोबाइल का एक एग्जांपल याद कर लिया आपने, क्लास चल रहा है। ठीक, ओके, तो ये दोनों हाई ग्रेड लो ग्रेड एनर्जी में जाते। उसके साथ साथ डिफरेंट फॉर्म भी है एनर्जी के, हाई ग्रेड और लो ग्रेड में। समझ में आ गया क्या डिफरेंस? एनर्जी पूरी है, पूरी यूज करिए, हाई ग्रेड। एनर्जी पूरी है पर पूरी नहीं यूज कर रहा है, आधा वेस्ट जा रही है, तो लो ग्रेड। समझ में आया? और इन दोनों को बनाने वाला एक ही है हमारे पास, सन। ठीक है, सभी को सन बनाते हैं। ठीक है, तो इससे बनाने वाली जो एनर्जी है वो हमेशा हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल रहती है, मैक्सिमम क्वांटिटी में। अभी धूप निकल रही है, एनर्जी हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, बट हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, क्योंकि इसको यूटिलाइज करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो है कॉस्टली, वो ज़्यादा कॉस्टली है। जो सोलर के जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली होने की वजह से हम लोग 100% इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो बस हाई ग्रेड और लो ग्रेड में डिफरेंस समझ लिया। एक ही ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा। 4 एग्जांपल देंगे, केमिकल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे 4-5 एग्जांपल देगा। उसके साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ऑड मैन आउट पूछेगा, नहीं तो इसमें से कौन सी हाई ग्रेड एनर्जी है या ज़्यादा क्षमता वाली एनर्जी है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये पूछा गया है, ठीक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इसको कुछ डाउट है क्या? इलेक्ट्रिकल और वर्क यही दोनों हाई ग्रेड एनर्जी के लिए याद रखना आवश्यक है। सभी, बाकी सभी लो ग्रेड में आती है। तो अभी बताता हूँ इसमें कौन से आती है एनर्जी, इसमें टाइप है। ये लो ग्रेड और हाई ग्रेड का डिफरेंस समझ में आ गया। तो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी है। पहले जब यूनियन बना था हमारे पास सिर्फ 7 टाइप की एनर्जीज थी, ऐसा कहते थे। ऐसा नहीं कि उसके पहले डिफरेंट एनर्जी नहीं थी, पर क्लासिफिकेशन सिर्फ 7 टाइप्स में किया था। ठीक है, उसमें पोटेंशियल नहीं था, केमिकल था, इलेक्ट्रिक थी क्या था? नहीं, केमिकल तो था ही हमेशा से प्रेजेंट। ठीक है, उसके साथ साथ सन से मिलने वाला लाइट था हमारे पास, हीट थी, लाइट थी, हीट थी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल थी। केमिकल में एक न्यूक्लियर एनर्जी भी थी। जो सभी जो एनर्जी का सब है, सभी एनर्जी जो बनी है वो इससे बनी है, एक्सेप्ट न्यूक्लियर। ये भी बनी इससे ही है, बट ये क्या करते हैं, हम बनाते हैं, मैन मेड। ये है मैन मेड। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? मैन मेड है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? मैन मेड है। तो ऑटो हन इसने बनाया था न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ऑटो जर्मन साइंटिस्ट था, इसने न्यूक्लियर वेपन बनाया था सबसे पहले। ठीक है, उसके साथ साथ ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो नोबेल प्राइज होता है ना,
नोबेल प्राइज। तो अल्फ्रेड नोबेल इसने बनाया था, नोबेल प्राइज नहीं बनाया था इसने क्या बनाया था, इसने क्या बनाया था, तो इसने बनाया था RDX। बहुत बार पूछता है RDX यानी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अच्छे काम के लिए ही RDX बनाया था। जब पहाड़ थी ना उनको फोड़ने के लिए, पहाड़ बड़ी बड़ी पहाड़ें थी उनको फोड़ के रास्ता बनाने के लिए RDX बनाया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इतने बना बना के इतना पैसा कमाया कि पूरे स्वीडन देश को नोबेल प्राइज अभी वो बाल करती कि अच्छा काम जो भी करे तो ये है आइडिया। तो ये जो है चीज ये मैनमेड है, हाई केमिकल एनर्जी से ही बनी हुई बट मैनमेड है। बाकी सभी ऊर्जाएं हमारे सन ने दी है, हमारे सन ने सूरज दिया, हमारे लड़के ने नहीं। ये RDX का लॉन्ग फॉर्म पूछेगा कभी कभार, किसने बनाया वो पूछ सकता है, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है, उसके ऊपर से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास लिख लो टाइप्स एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है, गतिज। टाइप्स ऑफ एनर्जी लिख रहे थे ना हम लोग, ठीक है, सिंपल 1 2 3 4 पॉइंट में लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा। साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा। और है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो मैंने 8 लिखवा के दिए, इनमें से हाईग्रेड हाईग्रेड एनर्जी एक है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उसके साथ साथ बाकी की एनर्जी जो है वो सन से मिली है हमें, ठीक है। न्यूक्लियर क्या है, मैनमेड है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है, तो न्यूक्लियर भी रहेगा। तो न्यूक्लियर हमने बनाया, न्यूक्लियर एनर्जी। केमिकल एनर्जी सन से ही मिली है बट न्यूक्लियर एनर्जी हमने बनाई, ठीक है, हमने यानी आप लोगों ने ऑटो ने बनाई थी, छोड़, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास आती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल सिंपल को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा। ये क्यों लिख के दिया बता देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी है यांत्रिक ऊर्जा। तो इसके ही 2 टाइप आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के ही 2 टाइप आते हैं। एक है, पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जो आप लोग लिख चुके हो पहले दूसरे पार्ट में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के ही ये 2 टाइप है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन लोगों में फर्क क्या है, तो पहला लिखा है हमें काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक सरफेस है, अगर ये इंक्लाइन रहता है, ठीक, अगर ये इंक्लाइन रहता है
सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई चीज़ है रखी हुई, ये दोनों एनर्जी से भरी हुई है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसमें जब रोल होती है तो इसमें कन्वर्शन किसमें हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। कोई भी चीज़ अगर मोशन में आ गई तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, समझ लेना। कोई भी चीज़ मोशन में आ गई तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कोई भी चीज़ मूव हो गई तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, कोई भी। तो अभी एक यहाँ पे हमने पत्थर लगा के रख दिया और एक बॉल हमने इंक्लाइंड सरफेस पर रख दिया, तो इसे ग्रेविटी खींच रही है, ठीक है। ग्रेविटी किससे खींचती है? 9.8। ग्रेविटी जी से खींचती है, मीन्स 9.8, वेरी गुड, 9.81, ठीक है। इसका मास भी रहेगा, बॉडी है तो मास भी रहेगा। और इसके साथ साथ एक हाइट पे है, एक हाइट पे है ना, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक हाइट पे रखी हुई है, तो इसे ही हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, mg/h। यह है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, एक स्थिति में रुका हुआ है, पोटेंशियल mgh, ठीक है। m, g और h, इसमें m और g की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहती है, लेकिन ग्रेविटी हमेशा 9.81 है। अभी जैसे ही ये नीचे आना चालू हो गया, जैसे ही ये नीचे आना चालू हो गया तो ये रोल होगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे रोल होगा तो इसको एक वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है, इसको वेलोसिटी मिलेगी। और रोल हो रहा है, यानी बॉडी का अगर वेट ज़्यादा है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, तो इससे, और इसका बॉडी का जितना मास रहेगा वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ ऑफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। इसकी गति के कारण ये हाफ ऑफ mv² होगा, ये ठहरा हुआ है हाइट, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे को कोई एनर्जी है क्या? अभी इसको अगर ग्राउंड लेते हैं तो हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बट अगर हम लोग ये अगर यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, 10 फीट नीचे ग्राउंड है, दिख रहा है ना, यहाँ पे खड़े हो गए सामने जाके, तो हमारी भी पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हम एक स्टेप आगे बढ़ के सीधा नीचे जाएंगे तो कौन सी एनर्जी जाएगी हमारी? mg और h। तो इतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी तक, हमारे बॉडी का वेट, यहाँ से हमारी हाइट 10 फीट की है वो, और ग्रेविटी, तो इतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी अभी है। अगर ग्राउंड पर रहते हो तो h 0 हो जाता है, ग्राउंड पर रहते हो तो आपका h 0 हो जाए, 0 हो गया तो ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? 0। तो एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कहने का मतलब ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, और जितना हाइट में जाओगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, जितना हाइट पे जाओगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। समझ में? अभी कहने की बात यह है कि हम लोग 50 फीट ऊपर गए, 50 फीट ऊपर गए, और वहाँ से मैंने 1 किलो का एक लोहे का जो वजन रहता है वो नीचे फेंक दिया, ठीक है। 1 किलो का लोहे का वजन नीचे फेंक दिया, और 1 किलो की मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट करके अपनी कपास की बोरी ऊपर लेके गया, उतने ही साइज में कर दिया मैंने कॉम्पैक्ट। कपास पता है जितना 1 किलो का वजन है उतना ही कॉम्पैक्ट करके मैंने 1 किलो का कपास भर के ऊपर लेके गया छत पे, उतनी, और दोनों नीचे छोड़ दिए, तो कौन सा नीचे जल गया है? नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन का? एक कपास की बोरी ली और 1 किलो का वजन लिया,
ये लेके मैं 10 फीट ऊपर या 100 फीट ऊपर गया, वहां से दोनों छोड़ दिए मैं, ठीक है, दोनों नीचे छोड़ दिए, तो कौन सा पहले नीचे आएगा? अरे दोनों 1-1 किलो के ही है, वही बता रहा हूँ। यहाँ पे है, मैं यहाँ पे गया, ये है समझ लो 100 मीटर पे है, अजूम कर लो, और यहाँ पे मैं चढ़ के गया, मेरे पास एक है कॉटन और एक है 1 kg वेट, ये भी 1 kg है, ठीक? ये यहाँ से मैंने छोड़ दिया, तो कौन सा पहले आएगा नीचे? ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाता है, कौन सा पहले आएगा? वेट पहले आएगा, कॉटन पहले आएगा, दोनों का साइज सेम ही कर दिया है। दोनों ही एक साथ नीचे स्ट्राइक करेंगे, ये बात याद रखना, दोनों ही एक साथ नीचे स्ट्राइक करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मास क्या है? 1। हाइट कितनी है दोनों की? और ग्रेविटी 9/8। ये दोनों ही एक साथ ग्राउंड पर आएंगे, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अभी ये लोगों के बारे में मन में बहुत क्वेश्चन आता है, या सर किसी को अगर 1 किलो का पत्थर फेंक के मारेंगे तो जल्दी फूटेगा कि 1 किलो रुई की बोरी फेंक के मारेंगे तो फूटेगा, ये क्वेश्चन रहता है। तो इसमें डेंसिटी का डिफरेंस आता है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि अगर ये बोल रहे हैं कि 1 किलो दोनों एक साथ ग्राउंड पे आते हैं, ठीक है, बट कभी किसी ने बोल दिया कि हाँ कौन सा लगता है, 1 किलो का पत्थर जोर से लगता है, ठीक है, या फिर 1 किलो का कपास का बोरा 200 रुपये जोर से लगता है, तो लगेगा पत्थर ही। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है डेंसिटी के साथ। और रुई क्या रहती है? हाँ, अगर रुई को भी आप कॉम्प्रेस करके उतना ही बना दो, उतनी ही डेंसिटी का, तो फिर दोनों स्ट्राइक करके देखो, दोनों स्ट्राइक करने के बाद उतना ही इम्पैक्ट गिरेगा। क्वेश्चन समझ में आया? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बट मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं बताया कि आपको साइज क्या है उसका, मैंने क्या बताया वेट कितना है। दोनों का अगर वेट सेम है तो दोनों एक ही साथ ग्राउंड पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो नीचे आती है तो एक मास के हिसाब से वेलोसिटी ऑक्यूपाई कर लेती है, तो उसे कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतीय ऊर्जा। यह है स्थिति ऊर्जा, यह है गतीय ऊर्जा। इस ऊर्जा पे, पोटेंशियल एनर्जी पे पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट चलते हैं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी पर चलते हैं। वो हाइट से मॉडल सॉल्व करके बनाते हैं ना? हाँ, वो तो उसमें भी 2 टाइप है, ज़्यादा हाइट, कम हाइट और मीडियम हाइट। ज़्यादा हाइट से ज़्यादा बनेगी? ज़्यादा हाइट से ज़्यादा बनेगी ऐसा नहीं है। जब हाइट ज़्यादा रहती है तो वॉल्यूम डिस्चार्ज कम रहता है, लिक्विड कम नीचे आता है, और हाइट कम रहेगी तो लिक्विड ज़्यादा आएगा। दोनों में बन सकती है, अप टू यू, पर हम लोग कम हाइट वाला ही यूज़ करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब फ्लूइड में जाएंगे ना तब पढ़ेंगे। ये समझ में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पोटेंशियल एनर्जी पे वर्क करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर रोटर घूम गया, जनरेटर घूम जाता है, जनरेटर घूम गया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम स्क्वायर याद रखना, और पोटेंशियल एनर्जी mgh, बस यही 2 है। ठीक है। मैंने कल एक मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, क्या था? m इंटू v बताया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। यह मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v, ठीक। तो अगर v क्या हो जाएगा? p बाय m, ये हो जाएगा। इसमें किसी को क्या डिफिकल्टी है ये बता दो। अरे मोमेंटम होता है
m इंटू ई, मास इंटू वेलोसिटी। अभी मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी को एक साइड में लिख दिया, p बाय m लिख दिया, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m तो रह जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, ये हाफ लिख देता हूँ, हाफ, और ये हो जाएगा m का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय हाफ ऑफ p स्क्वायर बाय, तो इतना तो पूछेगा नहीं, बट अगर एक आध बार आ गया कि मोमेंटम दिया है और मास दिया है किसी चीज का, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो इतना ही रखो, k इक्वल टू हाफ ऑफ m। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बनाया बस, बाकी कुछ नहीं किया। अभी देख लो इसके साथ ये मैच होता है कि नहीं, एनर्जी के साथ, ठीक है। ये एनर्जी का निकाला था ना हमने, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, m का यूनिट kg, वेलोसिटी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, आ गई m1 l2 t माइनस। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेव होती है, समझ में आ गया। mgh भी पुट करोगे तो वही आएगा, ठीक है। mgh भी पुट करोगे, कर लो, mgh kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, वही वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का भी वही यूनिट है, यानी एनर्जी के जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो क्या होंगे, m1 l2 t माइनस। तो अगर एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी एनर्जी का कुछ भी पूछ लिया तो हम लोग एक ही फार्मूला याद रखेंगे, ये वाला। समझ में आया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझता तो पूछते जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे पावर, TOW ER, पावर। पावर के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी समझ में आ गई, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर यानी शक्ति, शक्ति सिंपल है। पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो पावर है, ठीक है। तो पावर P इज इक्वल टू वर्क या फिर एनर्जी, कार्य करने की दर है वर्क, दर, दर बोला गया है, इसमें क्या आना चाहिए, टाइम, ठीक है। यूनिट, इसका वर्क का क्या रहता है, जूल, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसे कहते हैं हम लोग, सर जेम्स वैट ने स्टीम इंजन का शोध लगाया था। स्टीम इंजन का शोध किसने लगाया था, सर जेम्स वैट, और उसके ही नाम पे क्या बना है, पावर, वैट का यूनिट। इसे डब्ल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। और वैट भी लिखते डब्ल्यू है। इसका बेस यूनिट देखेंगे हम लोग, जूल, अभी निकाला था, m1
एल जूल के लिए 2T माइनस सेकंड का T1, ये ऊपर चला जाएगा, पावर का क्या बनेगा M1 L2 T माइनस पावर। डिफिकल्ट है इसमें, वही फॉर्मूले एनर्जी से हमने क्या बनाया था, सिंपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से फोर्स, फोर्स से एनर्जी, एनर्जी से पावर, सिर्फ एक एक स्टेप हम बढ़ते गए, ठीक है। पावर M1 L2 T माइनस 2। अभी एसएससी में और 2-3 एग्जामों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो लिखा है मैंने 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल एनर्जी, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो जूल एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा था और यही पैटर्न के क्वेश्चन पूछता था। इसमें 2 ही क्वेश्चन है कि ये कितना होगा जूल में, और दूसरा क्वेश्चन रहता है हॉर्स पावर कितना वैट होता है, ठीक है। पहले ये देख लेंगे हम लोग। अभी फॉर्मूले को देखो, आप क्या लिखा है हमने, यहाँ से ही इतना ही लिखो, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वैट। अगर मैंने वैट इंटू सेकंड इज इक्वल टू जूल लिखा तो कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इधर ले लिया, ठीक है। अभी ये देखो यूनिट मैच हो गई, इधर जूल है, इधर किलोवाट, सिर्फ आवर है, आवर को क्या करना है हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। अभी देख लो, किलो कितना होता है 10 टू द पावर 3, ये हो गया हमारा W, ठीक है, ये W बन गया। नाउ सेकंड आवर में है तो कितने सेकंड का एक आवर बनता है, ठीक है। तो 60 इंटू 60 मीन्स 3600 बनता है, तो ये हमारा आवर बन गया। एक आवर है ना, एक आवर, यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। यही होता है अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ इसके 3 जीरो हटा के मैंने 1000 बना दिया, और ये तो 1000 है ही हमारे पास ऑलरेडी। तो इसका आंसर इसमें दिया था 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये आंसर नहीं था, उसने इसमें दिया था ऑप्शन ए। ये तो हमारा आंसर है 100%। ऑप्शंस क्या क्या थे ये बता देता हूँ। 3.6 किलो जूल, ऑप्शन बी 3.6 मेगा जूल, ऑप्शन सी 3.6 गीगा जूल, ऑप्शन डी 3600 जूल। मेगा जूल 3.6 मेगा जूल 3.6 किलो जूल, 3.6 मेगा जूल, 3.6 गीगा जूल, 366 जूल। क्या आंसर आएगा इसका? 3.6 नहीं समझ में आया? ये आंसर है हमारा 100%। अभी इसको ही हमें इसमें मैच करना है, ठीक है, इसको ही हमें इसमें मैच करना है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अगर ऐसा पूछ ही लिया कैसे करेंगे? तो मैंने ये बताया था कि हमेशा ये याद रखना, वो तो है, ठीक है। पहले हमारा आता है 1, ठीक है। 1 के बाद अगर 10 लगा जाए, उसे 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होता है देखा, ठीक है। उसके बाद आता है किलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 और 100 तो नहीं पूछेगा आपको पूछेगा 1000। किलो के बाद आता है हमारा मेगा,
ठीक है, गीगा, उसके बाद टेरा, पेटा, ठीक है, 10⁹, 10⁹। तो ये किस जोन में आ रहा है, दिख रहा है? ये मिल गया हमें, ये पुट करेंगे यहाँ, क्या मिलेगा? 3.6 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, ऐसा गया है पूछा एक बार। इस प्रकार से निकालना है। 10⁻³ में तो है नहीं, जो ऊपर वाली टर्म। ठीक है, तो ये मेगा जूल और ये मेगा जूल, ये आ गया, ये मेगा है, इसको हम लिख सकते हैं मेगा जूल 3.6 3.6। इससे हमारा आंसर बनता है। अभी इसमें किसी को डिफिकल्टी, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कुछ नहीं पूछता, 1 हॉर्स पावर कितना वैट होता है, ये क्वेश्चन है। घर में जो सबमर्सिबल पंप आता है या मोटर आती है, वो रहती है हमारी हॉर्स पावर में। ठीक है, 1 HP, 2 HP, 5 HP। जो 5 HP की मोटर लगती है खेतों में, हम लोग 3 HP तक मोटर लगाते हैं। तो ये HP हॉर्स पावर। तो हमारे पास जो घोड़ा था, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा ही था, जिस पर आदमी सवार होता। भागता तो चीता है, चीते पर आदमी जा सकता है क्या कहीं? पॉसिबल नहीं। ठीक, तो हमारे पास एक ही था घोड़ा, जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 746 वैट, 746 वैट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 हॉर्स। ये याद रखना, एक ही है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 746 वैट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ठीक है, ये हमने नहीं बनाया, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। हॉर्स पावर पर यूनिट ब्रिटिश लोगों ने बनाया। हम लोग बनाते तो क्या लिखते हैं? तो 100 लिखते थे तो 1000 लिख देते, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग कैलकुलेशन इजी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग इजी नहीं करते, बट उन्होंने जो पहले से यूनिट बनाए थे वो इस प्रकार के से कि हम लोगों को अडॉप्ट करना अच्छा नहीं था। कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 100 से 10 से जितना मल्टीप्लिकेशन इजी होता है उतना ही 746। ठीक है, इंच में करोगे और डिफिकल्ट हो जाता है, सेंटीमीटर में करोगे इजी हो जाता है। अभी वही 1 मीटर 33.33 सेंटीमीटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए। इंच 1 मीटर करो कैलकुलेशन, इससे इजी जाएगा, इससे इजी जाएगा। ऑब्वियसली 1 के रेंज से 100, तो ये ब्रिटिश यूनिट्स है। बट एक ही याद रखना कि एक अश्वशक्ति 746 जेम्स वैट के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? एक अश्वशक्ति 746 जेम्स वैट के बराबर होती है। तो सबसे पहले नियम निकाला गया था एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत बार हम सुन चुके हैं और ये 99% लोगों का रटा हुआ है, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को हम लोग बना नहीं सकते और उसे विध्वंस भी नहीं कर सकते, बट उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। समझ में आ गया? एनर्जी को बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे ट्रांसफर कर सकते। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, इसी पे ही दुनिया टिकी हुई है। ये अगर डिस्टर्ब हो गई, जो कि हो नहीं सकती,
बट हम लोग करने के प्लानिंग में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, कोई भी चीज ले लो, हम लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट से कोल लिया हमने, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं पावर प्लांट का, कोल लिया, तो कोल कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, बर्न करेंगे, कोयला जला दिया हमने, कौन सी एनर्जी दी हमने इसको, हीट एनर्जी। अभी ये क्या बना इसका, ये क्या बनती है, स्टीम बनती है, स्टीम बनती है ना। पहले केमिकल एनर्जी को हीट दे के हमने क्या बनाया, स्टीम बनाया। स्टीम इस टरबाइन पे स्ट्राइक होती है, यहाँ पे स्ट्राइक कर देती है, ठीक है। ये स्ट्राइक होने के बाद स्टीम भी हॉट रहेगी, ठंडी स्टीम तो जाने वाली नहीं है ना, स्टीम आप अगर इसके ऊपर हाथ रखते तो स्टीम हॉट रहती है, यानी उसमें कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, ये एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया, हीट को किसके ऊपर फेंका हमने, टरबाइन के ऊपर, टरबाइन के ऊपर फेंक दिया, तो टरबाइन क्या होगा, घूमना चालू है। घूमने वाली एनर्जी कौन सी रहती है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, अभी बताया था 2 मिनट पहले, ठीक है। घूम रहा है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी को एक जनरेटर में लगा रहता है, जनरेटर जिसमें मैग्नेटिक कॉइल रहती है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस है। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इससे क्या बनता है लास्ट में हमें घर में बल्ब चालू, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये हमें लाइट मिल रहा है, तो लाइट से हमें क्या मिल रहा है, लाइट एनर्जी भी मिल रही है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लाइट एनवायरनमेंट में जा रही है, एनवायरनमेंट से ही हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, अगर पावर ये लिए तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। यानी पूरा चक्र, केमिकल का हीट, हीट का इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का लाइट, लाइट से फिर से केमिकल, फिर से सर्कुलर फॉर्म में आ गए। तो वन फॉर्म कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, अनदर कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म एंड स्ट्रेट बैक टू फर्स्ट। ये सर्कुलर में घूमता ही रहता है। तो नाइदर क्रिएटेड, खुद ने क्रिएट किए क्या, हमने ऑलरेडी बनाया है हमारे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाया हमने, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये पहला ही नियम है इसका, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतना बताने का मतलब यही है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अभी आप बोलोगे कि हम लोग इलेक्ट्रिक जला के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो नहीं, इसका कन्वर्शन किसमें हो रहा है, हीट और लाइट में हो रहा है। अगर ठंडी लग रही है, घर के सभी लाइट चालू करके रखो, अगर ठंड का मौसम है, घर के सभी लाइट चालू करके रखो, आपको गर्म लगेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट कुछ सेंस होने तक गर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी का कन्वर्शन हमेशा ऐसा ही होता है। तो अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने 5 किलो एनर्जी लॉस कर दी, एनर्जी लॉस नहीं होती, वो ट्रांसफर होती, ये विधान गलत है, ये हमेशा याद रखिए। आज जिम मार के मैंने 5 किलो एनर्जी लॉस कर दी, ये क्वेश्चन रहता है, तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। अभी 2-3 ऐसा है कि कौन सी एनर्जी कौन कैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, एनर्जी कन्वर्टर्स यानी ऊर्जा परिवर्तक, एनर्जी कन्वर्टर्स, एनर्जी कन्वर्टर और ऊर्जा परिवर्तक। आप लोग ये बताओगे क्या कौन क्या करता है। तो नंबर 1 पूछे गए, ये एग्जाम में हमेशा पूछ सकता है। नंबर 1 है डायनामो,
क्या करता है? डायनामो, डायनामो हिंदी मराठी इंग्लिश बताओ, डायनामो क्या करता है? डायनामो देखा है आपने कभी? अभी जो जनरेशन चल रही है उन लोगों ने नहीं देखा, हम लोग भी जनरेशन यानी 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले जब साइकिल चलाते थे कोई, उसके साइकिल के पीछे के टायर के पास एक कॉइल लगी होती थी, ठीक है? वो कॉइल घूमती थी जब पैडल मारते थे। वो कॉइल क्या होती थी? घूमती थी जब पैडल मारते थे, और उसका कनेक्शन सामने वाले हैंडल के पास लगे हुए लाइट में रहता था। तो जब कनेक्शन लाइट के पास लगा रहता, जब हम पैडल मारते थे तो वो कॉइल घूमती थी। वो कॉइल घूमने से ये जो सामने वाला हैंडल है, साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ी की नहीं। गाड़ी में तो अभी भी रहती है लेकिन दिखता नहीं। गाड़ी जो चालू होती है ना हमारी, वो उसमें भी यही फेनोमेनन है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट पहले साइकिल में स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता था, दैट इज डायनामो। तो जैसे हम पैडल मारते थे तो कॉइल घूमती थी, पैडल मार दिया तो रिंग घूमेगी, रिंग को ही चिपक के ये डायनामो का कॉइल लगा रहता था, तो वो घूमता था। अगर ये घूमा तो इससे क्या बनता था? लाइट चालू होता था। तो ये घूमा तो कौन सी एनर्जी थी इसकी? काइनेटिक एनर्जी। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिक। डायनामो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यांत्रिकी ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, ये याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के ही प्रकार है। अगर ये नहीं बताया गया होगा यहाँ पे तो मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकता है। दोनों सही है, दोनों सही है। केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में हुआ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है डायनामो का काम, ठीक है? वो मैजिक इम्पॉसिबल वाला नहीं है, ये सिंपल डायनामो है, ठीक है? डायनामो के बाद माइक्रोफोन। अभी मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम लोग, हमारा है माइक्रोफोन। मोबाइल में माइक्रोफोन रहता है, माइक्रोफोन ये यहाँ से लगा हुआ है, क्या करता है? क्या करेगा? क्या ले रहा है वो इनपुट में? साउंड ले रहा है। कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी। इसमें कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सिंपल जो हमारे डेली मोरा में आते हैं। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है? घर का लाउड स्पीकर, डीजे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीजे साउंड, डीजे जिसे बोलते हैं हम लोग, डीजे नहीं लिखते, इसे कहते क्या कहेंगे? स्पीकर और साउंड स्पीकर, लाउड स्पीकर। डीजे कहने का मतलब है, यार फट से वही आता है, डीजे में क्या होता है? तो हम लोग क्या करते हैं? खंबे पे तो लगा देते, उससे इलेक्ट्रिक खींचते, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। बढ़ा दो साउंड, ठीक है? उसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती, कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल क्या करती है? सोच लो, बता देता हूँ। कैंडल कैसा रहता है? ऐसा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है। जलने वाली कैंडल है, बुझी कैंडल नहीं, जलने वाली कैंडल। क्या करता है? सोच लो पूरा। कैंडल किससे बनी हुई है? मोम से। मोम क्या रहता है?
अरे केमिकल है ना, ये केमिकल कंपाउंड ही है ना, तो ये केमिकल है। और ये क्या मिला है हमें इससे, और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, लाइट और हीट में। तो रासायनिक प्रकाश और ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट लिखो विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल यानी घड़ी का सेल, घड़ी नहीं है, घड़ी का सेल, घड़ी का सेल देखा, पेंसिल सेल, तो घड़ी में जो लगता है, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, विद्युत सेल है घड़ी का सेल। अच्छा, विद्युत सेल को पेंसिल सेल भी कहा जाता है और इलेक्ट्रिक सेल भी कहा जाता है। विद्युत है ना इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो विद्युत सेल में क्या रहता है, केमिकल भरा होता है, यानी एक एनर्जी तो हमारी केमिकल है। तो किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल। और ये बताने का मतलब यही है कि यही चीजें पूछा गया है। ये तो पूछे अभी डिफरेंट, मैं देख के तो नहीं आता, लेकिन यही क्वेश्चन पूछते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे आपको। विद्युत सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमेशा एनर्जी कन्वर्ट होती है, हमेशा एनर्जी कन्वर्ट होती है और ट्रांसफर होती है। हाँ, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हमारे घर में जनरेटर है, हमारे घर में जनरेटर नहीं, इन्वर्टर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं क्या, नहीं, हम एनर्जी को स्टोर कर के रख सकते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, बट उसे क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ट्रांसफर करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। हमेशा याद रखना कि जनरेटर है सर, तो हमारे पास तो हम लोग एनर्जी तो बना रहे हैं घर में, ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और क्रिएट नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें हमेशा रखें। तो यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके बाद के हम लोग जो इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह हैं वो बात कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ है, अरे नहीं समझा तो पूछते जाओ। आज का ठीक था, ठीक है। तो इसके बाद का लेक्चर हम लोग कर लेंगे।